आइडेंटिफाई नेपोलियन टेलिंग द पार्ट प्लेड बाय हिम इन द फ्रांस। नेपोलियन को आइडेंटिफाई कीजिए और उसने क्या प्ले प्रेजेंट किया फ्रांस में। He was a great French general। वो बहुत बड़े फ्रेंच के जनरल थे who won many battles of the revolutionary France and raised his nation prestige। जिन्होंने फ्रांस के लिए बहुत सारे बैटल लड़े और उन्होंने अपने राज्य अपने एरिया की प्रेस्टीज यानी कि सम्मान भी बढ़ाया। इन मैनी पार्ट ऑफ द यूरोप लाइक इन द डच रिपब्लिक इन स्विट्जरलैंड। अगर हम डच रिपब्लिक की बात करें स्विट्जरलैंड में, इटली, जर्मनी, यहाँ पर इन्होंने अपना एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स भी बनाई। एबोलिश्ड द फ्यूडल सिस्टम को खत्म किया एंड फ्रीड पीजेंट फ्रॉम द सर्फरडम एंड मॉनरेल ड्यूज। और यहाँ पर जो भी पीजेंट यानी किसान लोग थे उनके ऊपर जितने ड्यूज थे उन सभी को खत्म किया। देयर वाज अ टाइम व्हेन ही हैड बिकम अ टेरर। एक ऐसा टाइम भी था जब सभी लोग उनसे डरते थे, यूरोपियन मोनार्क तक। बट इन द एंड हिज लिमिटेड रिसोर्सेज कोलैप्स्ड इन द फेस ऑफ फोर्थ कोलिशन ऑफ द यूरोपियन नेशन। लेकिन टाइम आते आते उनकी सारी चीजें फोर्थ कोलिशन तक खत्म हो चुकी थी। He was defeated in the Battle of Waterloo in 1851। और उन्हें पानी की लड़ाई पे यानी कि जब वो रिवर क्रॉस कर रहे थे, वाटरलू हुई यहाँ पर बोट के साथ लड़ाई 1815 में, तब उन्हें हरा दिया गया एंड was sent as a prisoner to spend his last days at the small island। और उन्हें फिर जेल में डाल दिया गया अपनी लाइफ के लास्ट के कुछ दिन जीने के लिए, जो थी यहाँ पर सेंट हेलेना, where he died in the year 1821। और उनकी 1821 में डेथ हो गई। क्वेश्चन नंबर 12, How did nationalism and the idea of nation states emerges? नेशनलिज्म का आइडिया और आइडिया जो नेशन को स्टेट इमर्ज करने का किस तरीके से हमारे सामने आया। The nationalism and the idea of nation states emerged among the culturally diverse and regional social group of European continent। यूरोपियन कॉन्टिनेंट में जितने भी हमारे पास कल्चरली डाइवर्स और रीजनल सोशल ग्रुप्स थे उनकी वजह से हमारे सामने ये सब चीजें सामने हैं। विद द फॉर्मेशन ऑफ यूरोपियन सोसाइटी की फॉर्मेशन के बाद, ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन, द न्यू मिडिल क्लास इमर्ज्ड। एक नई मिडिल क्लास हमारे सामने निकल कर आई। इट कॉम्प्राइज्ड। यहाँ पर कौन कौन थे इस मिडिल क्लास में? लेबर, वर्किंग क्लास, पॉपुलेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, बिजनेसमैन एंड प्रोफेशनल एटसेट्रा। ये सभी लोग इस मिडिल क्लास का पार्ट थे। The educated and liberal population among the middle class thought to unite the culturally compatible section of European society. Hence, they thought of nationalism and this led to emergence of idea of nation state. Question number 30. Which three issues were visualized by Frederick Soret? फ्रेडरिक सोरेज की तरफ से कौन से तीन इश्यूज यहाँ पर सामने हैं? The first point of the series shows the people of Europe and America of the ages and social classes marching in a long train। यहाँ पर जो चीजें थी, यूरोप और अमेरिका में लोग रहने वाले जो थे वो एक साथ चल रहे थे। They are offering homage to the Statue of the Liberty as they pass by it। और वो यहाँ पर एक रिस्पेक्ट पे करते थे स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के सामने से जब कभी भी वो पास करते थे। ये सेकंड विजन नेम्ड यूटोपियन विजन। उनका जो सेकंड विजन था यहाँ पर वो था यूटोपियन विजन। द पीपल ऑफ द वर्ल्ड आर ग्रुप्ड एज डिस्टिंक्ट नेशन। जो लोग रहते थे इस पूरे वर्ल्ड में उन्हें डिस्टिंक्ट नेशन को कहा जाने लगा। आइडेंटिफाई थ्रू देयर फ्लैग्स एंड नेशनल कस्टम्स। और उन लोगों को किस तरीके से आइडेंटिफाई किया जाता था? उनके कस्टम्स को लेकर, उनके फ्लैग्स को लेकर। On the earth, in the foreground of the image lie the shattered remain of the symbols of absolutism institution। और यहाँ पर हमारे सामने क्या चीजें सामने निकल कर आती है कि फोरग्राउंड पर जितनी भी इमेजेस हमारे सामने आती थी वो सब खत्म हो चुकी थी। shattered remain of the symbols of absolutism institution। यहाँ पर सभी चीजें इंस्टीट्यूशन के अंडर होने लगी। This work shows his dream of democratic and social republic। Question number 14. Can you explain the factor responsible for economic hardship faced by the European people during 1830? अब ये क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है क्योंकि ये भी पार्ट आपका रिपीटेड है, तो इसीलिए इसका आंसर मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। मैंने आंसर्स तो रिप्रेजेंट कराए हैं लेकिन मैं देखना चाहता हूँ कि आप लोग किस तरीके से इसका आंसर रखते हैं और कमेंट डाउन करके बताइए कि आपने आंसर क्या रखा। क्वेश्चन नंबर 15. नेपोलियन हैड डिस्ट्रॉयड डेमोक्रेसी इन फ्रांस बट इन द एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड he had incorporated revolutionary
नेपोलियन ने डेमोक्रेसी तो फ्रांस में खत्म कर दी, लेकिन उसने इनकॉर्पोरेटेड रिवोल्यूशनरी प्रिंसिपल सामने लाए, जस्टिफाई द स्टेटमेंट विद आर्ग्यूमेंट, और इस स्टेटमेंट को आर्ग्यूमेंट्स के साथ बताइए। यहाँ पर मैंने आपके लिए 5 पॉइंट रखे हैं, इन्हें पढ़िए, आप अच्छे से समझिए। कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए जरूर छोड़ूंगा, क्योंकि मेरा मोटिव है आप लोगों पर भी प्रिपरेशन को चेक कराना। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन आता है, हाउ डिड द जर्नलिस्ट विलियम वोल्फ डिस्क्राइब द रिवोल्ट लेड बाय सिलेसिया वेवर अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्टर इन 1845। यहाँ पर जो जर्नलिस्ट थे विलियम वोल्फ, उन्होंने किस तरीके से इस लड़ाई को दिखाया जो कि हुई थी 1845 में। In 1845, weavers of Silesia had led a revolt against contractor. जो काम करने वाले लोग थे, उन्होंने कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ अपना रिवोल्ट स्टार्ट किया। वो सप्लाइड देम रॉ मटेरियल, जो कि उन्हें रॉ मटेरियल देते थे। साथ ही साथ दे गेव देम ऑर्डर फॉर फिनिश्ड टेक्सटाइल बट ड्रास्टिकली रिड्यूस देयर पेमेंट। वो ऑर्डर तो देते रहते थे उन्हें टेक्सटाइल बनाने के लिए, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने क्या किया कि उनकी पेमेंट को कम कर दिया। किसने कम कर दिया? यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्टर था। द वर्कर लिविंग इन एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड मिजरी, जो यहाँ पर काम करने वाले लोग थे वो बहुत ही ज्यादा गरीबी में रह रहे थे। द डेस्परेट नीड फॉर द फूड हैज बीन टेकन एडवांटेजेस बाय द कॉन्ट्रैक्टर, और जो लोगों की यहाँ पर डिमांड थी उस चीज का कॉन्ट्रैक्टर ने बहुत फायदा उठाया और क्या किया? रिड्यूस द प्राइसेस ऑफ गुड्स दे ऑर्डर, उन रिड्यूस कर दिया, यानी कि जो कॉन्ट्रैक्टर ने यहाँ पर उन सभी गुड्स का प्राइसेस कम कर दिया जिनकी डिमांड थी। ऑन जून 4th at 2 p.m. a large crowd of weavers emerged from their homes. एक दोपहर के 2 बजे 4 जून को बहुत सारे लोग अपने घरों से बाहर निकल कर आए और उन्होंने पेयर में मार्च करना शुरू किया मेंशन तक, जो था कॉन्ट्रैक्टर का घर। उन्होंने डिमांड की अपने हायर वेजेस के लिए। They were treated with scorn and threatened already. उन लोगों को बहुत गलत तरीके से बिहेव कराया गया और साथ ही साथ उन्हें धमकी भी दी गई। A group of weavers entered into a house of a contractor, और एक ग्रुप इन weavers का उस कॉन्ट्रैक्टर के घर में भी घुसा। उन्होंने क्या किया? वहां पर उसकी दीवारों को तोड़ दिया, विंडोज को तोड़ने की कोशिश की, फर्नीचर पर आर्म करा, और साथ ही साथ they entered the storehouse and tore to shred the supplies of cloth, और उन्होंने उसके बाद क्या हुआ? वहां पर जो कॉन्ट्रैक्टर था वो वहां से भाग गया अपनी फैमिली के साथ टू अ नेबरिंग विलेज एंड केम आफ्टर 24 आवर्स विद आर्म। वो वहीं के पास एक गांव में भाग गया और वहां से 24 घंटे के बाद आर्मी के साथ वापस आया। क्वेश्चन नंबर 2, द यूज ऑफ पॉलिश लैंग्वेज केम टू बी सीन एज अ सिंबल ऑफ द स्ट्रगल अगेंस्ट रशियन डोमिनेंस, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी स्टेट, किसी भी कंट्री या फिर कोई भी लैंग्वेज वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, तो यहाँ पर भी लैंग्वेज का ही रोल था। लैंग्वेज प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपिंग नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स आफ्टर रशियन ऑक्यूपेशन। द पॉलिश लैंग्वेज वाज फोर्स्ड आउट ऑफ स्कूल्स एंड द रशियन लैंग्वेज वाज इम्पोज्ड। रशिया ने जब यहाँ पर कैप्चर कर लिया तो यहाँ पर पॉलिश लैंग्वेज को हटा दिया गया और रशियन लैंग्वेज को इम्पोज कर दिया गया हर जगह। इन 1831 an armed rebellion against Russian rule took place which was ultimately crushed. 1831 में रशिया के खिलाफ एक रिबेलियन यानी कि एक लड़ाई फिर से स्टार्ट हुई, लेकिन उस लड़ाई को दबा दिया गया। Following this, many members of the clergy in Poland began to use the language as a weapon of national resistance. लेकिन इन सब चीजों के बाद बहुत सारे लोगों के ग्रुप ने पोलैंड में अपनी लैंग्वेज को एक हथियार की तरह यूज किया अपने नेशनल रेजिस्टेंस के साथ। पॉलिश वाज यूज्ड फॉर चर्च गैदरिंग एंड और रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस, और पॉलिश की भाषा को यूज किया गया गैदरिंग के लिए, चर्च में और रीजनल इंस्ट्रक्शंस देने के लिए। और इसका रिजल्ट क्या हुआ? एक लार्ज नंबर ऑफ पीपल ऑफ प्रीस्ट एंड बिशॉप्स वर पुट इन जेल एंड सेंट साइबेरिया बाय द रशियन अथॉरिटीज, और इस वजह से जो भी प्रीस्ट थे और बिशॉप्स थे उन्हें जेल में डाल दिया गया, साथ ही साथ उन्हें सर्बिया की जेल में रखा गया रशियन की अथॉरिटी से, ताकि एज अ पनिशमेंट कोई भी आने वाले टाइम में रशिया के खिलाफ ऐसा ना कर सके। सो वी से दैट द यूज ऑफ पॉलिश केम टू बी सीन एज अ सिंबल ऑफ स्ट्रगल अगेंस्ट रशियन डोमिनेंस। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ वुड यू कैरेक्टराइज the factor which promoted the building up of dominance of English ethnic in British
इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी की अगर हम बात करें तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के साथ क्या क्या चीजें आई। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ने यहाँ पर बहुत चीजें हेल्प की ताकि इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी इंग्लैंड में वापस आ जाए। इट सक्सीडेड इन एक्सटेंडिंग इट्स इन्फ्लुएंसेस ओवर द अदर नेशंस ऑफ द आइलैंड विद द हेल्प ऑफ ट्रेड एंड वेल्थ। और साथ ही साथ इंग्लैंड ही नहीं, इसने बाकी की कंट्रीज को भी मदद किया। किस तरीके से? ट्रेड के में जो पैसा आया वो हर जगह लोगों को मिलने लगा। बात करें यहाँ पर इंग्लिश पार्लियामेंट की कि वो क्या स्टैंड रखती थी। इंग्लिश पार्लियामेंट विच हैड सीज्ड पावर फ्रॉम द मोनार्की, वो इंग्लिश पार्लियामेंट जिसने मोनार्की से अपने ऊपर सारे पावर्स अपने अंडर कर लिए थे। इन 1688 at the end of a protracted conflict was the instrument through which the nation state with the England as its center came to be forged. The Act of Union 1707, according to this act, United Kingdom of Great Britain was formed and Scotland merged into England. 1707 में Act of Union की अगर हम बात करें तो इस यूनियन एक्ट में स्कॉटलैंड को इंग्लैंड में मर्ज कर लिया गया और ब्रिटिश पार्लियामेंट और भी ज्यादा मजबूत हो गई। मेजॉरिटी ऑफ इंग्लिश मेंबर इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट ड्यू टू द एक्ट ऑफ 1707 यूनाइटेड किंगडम वाज फॉर्म्ड एंड द पार्लियामेंट डोमिनेटेड बाय द इंग्लिश मेंबर, और पार्लियामेंट को डोमिनेट कर लिया अब इंग्लिश मेंबर्स ने। दिस वाज अ मेजर फैक्टर टू अपलिफ्ट द आइडेंटिटी ऑफ द ब्रिटिश, और ये एक बड़ा कारण बना किसी भी आइडेंटिटी को बढ़ाने के लिए। क्वेश्चन नंबर, इसी का लास्ट पार्ट हमारे पास आता है, सेटबैक टू स्कॉटलैंड डिस्टिंक्टिव। अब क्या चीज थी यहाँ पर? जो स्कॉटलैंड था उसकी कल्चरल और आइडेंटिटी की बात सामने आई। कैथोलिक क्लेम्स दैट इनहेबिटेड द स्कॉटिश हाईलैंड्स suffered terribly repression whenever they attempted to assert their independence. The Scottish Highlanders were forbidden to speak their Gaelic language. यहाँ पर जो भी स्कॉट के जो भी रईस लोग थे उनको आजादी दी गई अपनी लैंग्वेज को बोलने की। क्वेश्चन नंबर 4, what ideas justify that the first half of the 19th century were the year of hunger, hardship and revolt? कौन सी ऐसी सिचुएशंस हैं जो बताती हैं कि 19th सेंचुरी का पहला हाफ यह हंगर यानी कि भूख चीज से, हार्डशिप मेहनत से और रिवोल्ट से भरा हुआ था। The first half of the 19th century saw an enormous increase in population all over the Europe. फर्स्ट हाफ में अगर हम बात करें 19th सेंचुरी की तो वर्ल्ड में पूरे यहाँ पर यूरोप की बात की गई है तो यूरोप में बहुत ज्यादा पॉपुलेशन इंक्रीज हुई। इन मोस्ट कंट्रीज ऑफ द यूरोप देयर वर मोर जॉब सीकर्स देन एम्प्लॉयमेंट। यूरोप में क्या हुआ कि इतने ज्यादा लोग हो चुके थे जिन जॉब की जरूरत थी और एम्प्लॉयमेंट इतनी नहीं बची थी। पॉपुलेशन फ्रॉम द रूरल एरियाज माइग्रेटेड टू द सिटीज, और जो गांव में रहने वाले लोग थे उन्होंने शहर में शिफ्ट होना शुरू कर दिया। और क्या हुआ इससे कि वहां पर जो स्लम एरिया था वो ओवर क्राउडेड हो गया। स्मॉल प्रोड्यूसर्स इन टाउन वर ऑफन फेस्ड विद स्टिक कंपटीशन, और जो स्मॉल प्रोड्यूसर थे टाउन में शहरों में उन्हें भी कंपटीशन मिलने लगा क्योंकि वहां पर भी चीप मशीनरी अवेलेबल थी जिससे वहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रॉपर्ली स्टैब्लिश हो चुका था। दिस वाज स्पेशली सो इन टेक्सटाइल इन प्रोडक्शन, और ऐसा कहां पर हुआ? ऐसा हुआ टेक्सटाइल प्रोडक्शन में, which was carried out mainly in homes or small workshop and was only partly merchandise. In those regions of Europe where the aristocracy still enjoyed power, peasants struggled under the burden of feudal dues and obligation. और इस एरिया में यहाँ पर एरिस्टोक्रेसी अपनी पावर्स को एंजॉय करते थे लेकिन पीजेंट्स हमेशा स्ट्रगल करते रहते थे और वो फ्यूडल ड्यूज और ऑब्लिगेशन के अंडर दबे रहते थे। Question number 5. Which conditions were viewed as obstacles to economic exchange and growth by the new commercial classes during the 19th century Europe? अब ऐसी कौन सी conditions थी उनके बारे में बात कर लेते हैं। There were enormous increase in the population all over the Europe. 19th century में population बहुत ज़्यादा amount में बढ़ी। Population from the rural areas migrated to the cities to live in overcrowded slum, और population गांवों से शहरों की तरफ बढ़ने लगी जिससे overcrowded slums हो गए थे। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जा रही थी और ज्यादातर कंट्रीज में क्या हुआ, इतने ज्यादा लोग थे कि जॉब कम बची और जॉब पाने वाले बहुत हो गए। चीप मशीन्स मेड गुड्स फ्रॉम इंग्लैंड वर गिवन स्टिफ कंपटीशन टू स्मॉल प्रोड्यूसर्स एंड यूरोपियन टाउन्स। जो भी चीजें यहाँ पर इंग्लैंड में बननी शुरू हुई मशीन्स की मदद से, चीप मशीन थी
तो यहाँ पर कंपटीशन ज्यादा बढ़ गया और इस वजह से यहाँ पर क्या हुआ, जो भी स्मॉल प्रोड्यूसर्स थे वो अपनी अर्निंग्स, अपनी यहाँ पर जॉब प्रॉपरली नहीं कर पाते थे। जो भी उनका प्रोड्यूसर्स थे वो सब बहुत ज्यादा अमाउंट नहीं कमा पा रहे थे और उन्हें भी बहुत दिक्कतें हो रही थी अपनी दुकानों को चलाने के लिए। द प्राइस ऑफ फूड इन्फ्लेटेड मैनी फोल्ड्स ड्यू टू बैड हार्वेस्ट, और खराब खेती की वजह से, यानी कि खराब खेती किसी भी वजह से हो सकती है, मौसम की वजह से, बारिश की वजह से, या फिर किसी और रीजन से, उस वजह से फूड के प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे सामने आता है और वो हमसे पूछने की कोशिश करता है, हाउ वुड यू जस्टिफाई द एक्ट ऑफ यूनियन वाज अ मेजर सेटबैक टू द स्कॉटिश आइडेंटिटी। जो यहाँ पर हमारे सामने एक्ट ऑफ यूनियन निकल कर आया वो स्कॉटिश आइडेंटिटी के लिए कैसे मेजर सेटबैक रहा। द एक्ट ऑफ यूनियन 1707 बिटवीन इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड दैट रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन। 1707 में जो इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में